हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडर 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन फ्रेंड्स अडर 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए गाइस, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। और ये हमारा सेकंड पार्ट है ना आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट का। जैसे मैंने आपसे कहा था, डेली हम लोग 2 बजे जो है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो है वो कवर अप करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा जिसमें हम लोग पहले जो है टॉपिक वाइज चीज़ें कवर अप करेंगे, फिर हम लोग इस पर एमसीक्यूज भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से कवर अप करिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें 2023-24 का पूरा जो लेखा जोखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो मेजर जो सारी एक्टिविटीज़ है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो उसमें हम स्टार्टिंग में जो कल डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे बैलेंस शीट के बारे में। कल हमने इनकम स्टेटमेंट देखा था आरबीआई का, है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम में पैसा कहाँ कहाँ से आता है आरबीआई के पास, और फिर वो पैसा आरबीआई कहाँ कहाँ खर्च करता है। तो इनकम एस्पेक्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बैलेंस शीट में इंटर करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये है हमारे पास बैलेंस शीट आपको देखने को मिलती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट बता देता हूँ क्या होता है, फिर हम लोग आरबीआई की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की अगर बात करें तो जो कोई भी कंपनी है वो अपना बैलेंस शीट जो है जरूर तैयार करती है। पहले हम कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की एसेट और कंपनी की लायबिलिटी। तो एसेट एंड लायबिलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम बेसिकली बैलेंस शीट कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक साइड कंपनीज की जो सारी एसेट है, एसेट मतलब जो कंपनी की है बेसिकली, जो जिसको कंपनी ओ करती है या कंपनी की है ना। और लायबिलिटीज का मतलब वो जो कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, उसकी देनदारी है, वो जो चीज़ें जो है उसकी नहीं है, मतलब उसको आगे फ्यूचर चल के किसी को देनी है या फिर उसके लिए लायबिलिटी की तरह काम करती है। तो बैलेंस शीट में आपको इसी तरीके से 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगी एसेट और एक देखने को मिलेगी लायबिलिटी। तो हम आज आरबीआई की एसेट और लायबिलिटी देखने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई के लिए एज अ लायबिलिटी होती हैं, जो आरबीआई के लिए देनदारी की तरह होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज होती हैं जो बैंक के लिए, आरबीआई के लिए एज अ एसेट की तरह होती हैं, जो आरबीआई की पूंजी की तरह उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम आते हैं लायबिलिटी के साइड पर। लायबिलिटी का मतलब आरबीआई की देनदारी क्या क्या है, कौन कौन सा पैसा आरबीआई को जो है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो आरबीआई के लिए लायबिलिटी की तरह काम करती है, जो मतलब आरबीआई को देना है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, सेशन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी सेशन के बाद, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस शीट एज ऑफ मार्च 31, 2024। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले अगर मैं आपको कंपोनेंट्स कुछ दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड हमारे पास लायबिलिटीज है ना। ये हमारे पास लायबिलिटीज हैं आरबीआई की, और ये हमारे पास एसेट हैं, ठीक है। ये हमारे पास एसेट्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ठीक। उसके बाद और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कंपैरिजन ईयर का डेटा दे रखा है। तो 2022-23 मतलब इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही साथ 2023-24। तो एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करके आपको डेटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक। ऐसे अगर बात करें एसेट हम पढ़ेंगे तो 1 साल पहले कितनी एसेट थी और अब जो है कितनी एसेट अवेलेबल है, एसेट का ऐसे डेटा आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की खासियत होती है बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, है ना। वहां पर आपको बैलेंसिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आरबीआई के पास जो लायबिलिटीज हैं, है ना, वो जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज और जो एसेट है वो दोनों आपको बराबर देखने को मिलेंगी, है ना। तो एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी आपको दोनों जो है बराबर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी आरबीआई की अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 70,47,703 करोड़ रुपए है। और वैसे ही आप एसेट देखें तो 70,47,703 करोड़ रुपए की आपको इसकी बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। तो हालांकि हमने करंट अफेयर्स में ये तो पढ़ा था कि बैलेंस शीट इतने % बढ़ी है, तो इतने अमाउंट की उसकी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम आउट होंगे, कंसेप्ट्स क्या बनेंगे, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि आरबीआई की आखिरकार बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन होता है वो हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे एसेट साइड पर, है ना, सॉरी लायबिलिटी साइड पर, है ना। पहले हम लायबिलिटी की बात करते हैं, फिर हम एसेट देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लायबिलिटीज है। लायबिलिटी का मतलब हो गया देनदारी, एक ऐसा पैसा जो फिलहाल आरबीआई के पास तो है, आरबीआई के पास मतलब आरबीआई को देना है, आरबीआई के पास नहीं है, आरबीआई को मतलब देना है किसी को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, है ना, और मैंने 2 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखे हैं।
तो आप अगर जो है मेरे से पूछो कि सर आपके पास खुद का कितना पैसा है, तो आप कहोगे कि सर आपके पास तो 10 लाख रुपए आपका है और आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, लायबिलिटी मेरी 2 लाख रुपए की होगी। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटी इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें, सो फर्स्ट एस्पेक्ट अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो एक तो यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक तो आपको यहाँ पर मिलती है क्या, कैपिटल। सो यू आर हैविंग द कैपिटल हियर, कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है। तो कैपिटल लायबिलिटी है 5 करोड़ रुपए कैपिटल लायबिलिटी पहले थी, सारा आंकड़ा करोड़ों में है। ठीक है, तो 5 करोड़ की लायबिलिटी 2022-23 में भी थी, 2000 जो है 23-24 में भी कैपिटल उसकी पूंजी की लायबिलिटी एक तो उसको देखने को मिल जाती क्या है। अभी इसकी हम डिटेलिंग बात करेंगे। ये शेड्यूल क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये जो लिखा रहता है, ये आरबीआई जब बैलेंस शीट अपनी बनाता है तो आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में ये इन पेजेस पर इन शेड्यूल वाइज इनकी ज्यादा डिटेलिंग जो है देखने को मिल जाती है। तो जैसे अदर फंड्स क्या होता है, तो अदर फंड्स के बारे में डिटेलिंग हमें शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको ये शेड्यूल्स दिखाऊंगा। अभी ऐसे डिपॉजिट्स में किसका किसका पैसा डिपॉजिट आरबीआई को जो देना है, तो वो शेड्यूल 2 के अंदर उसकी डिटेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो हम ये शेड्यूल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और शेड्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, है ना, हम भारत का संविधान अगर या किसी भी देश का अगर आप संविधान पढ़ें, तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल में कुछ बातें बतानी है तो आपको शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां जिनको हम कह देते हैं, जिनके अंदर किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल में पॉइंट्स है वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर पार्ट 1 ही आप पढ़ते हैं, जिसमें इंडिया के बारे में बताया गया है ना, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ अ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन स्टेट्स के नाम अगर आपको खोजने कि कौन कौन से राज्य भारत का हिस्सा है, तो उसके लिए आप अनुसूची 1 के पन्ने देखते हैं, शेड्यूल 1 ओपन करते हैं, तो वहां पर सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा दिस वन, और इसकी डिटेलिंग जो है वहां पर अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। एक तो आरबीआई की लायबिलिटी होती है उसकी कैपिटल, उसके बाद रिजर्व फंड, आरबीआई के पास रिजर्व में पैसा रहता है। और अगर आप रिजर्व फंड को ऑब्जर्व करें तो रिजर्व फंड पहले भी 6,500 करोड़ रुपए का एक रिजर्व फंड है आरबीआई के पास, और इसके अलावा अभी भी वही रिजर्व फंड मेंटेन कर रखा है। तो एक तो यहाँ पर रिजर्व फंड के तौर पर यहाँ पर इसकी लायबिलिटी होती है, जो अगर रिक्वायरमेंट होती है कभी गवर्नमेंट्स वगैरह को, सो ये रिजर्व फंड जो है इमीडिएटली जो है यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अदर रिजर्व्स होते हैं आरबीआई के पास, जिसमें आरबीआई की अगर हम बात करें तो लगभग 238 करोड़ रुपए पिछले बार और 240 करोड़ रुपए अभी मेंटेन कर रखा। क्या है, अभी हम इसकी डिटेलिंग करेंगे जब इसके शेड्यूल में हम एंटर करेंगे। ठीक, दूसरा है आरबीआई के पास डिपॉजिट्स आते हैं, आरबीआई के पास पैसे जमा होते हैं। ठीक है, बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट्स वगैरह के पैसे जमा होते हैं। तो पैसे जो जमा होते हैं, ये सबसे बड़ा अमाउंट आपको लायबिलिटीज में देखने को मिलता है, क्योंकि जो पैसा आरबीआई के पास जमा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसको वापस जो है वो करना होगा। तो लगभग 13 करोड़ 54 लाख 217 करोड़ रुपीस, तो 13 करोड़ 54 लाख 217 करोड़ जो है रुपए ये आरबीआई के पास डिपॉजिट थे पिछली बार, और ये बढ़ के अगर हम देखें तो 17 करोड़ 19 लैक्स 838 है ना, तो 17 करोड़ 19 लैक्स 838 करोड़ रुपीस ये इसके पास जो है डिपॉजिट्स हैं, और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इनके लिए लायबिलिटी की तरह आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आरबीआई के पास कुछ पैसा रिस्क इमरजेंसी, कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ रिस्क के लिए कुछ पैसा, इमरजेंसी टाइम के लिए कुछ पैसा आरबीआई अपने पास संजो के रखता है, बचा के रखता है। जैसे आपको याद हो कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड को हम लोग कहते हैं इमरजेंसी फंड, है ना। इमरजेंसी फंड क्या है, ये पैसा जो है हमारा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, आपातकालीन परिस्थिति में या फिर इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस है ना, और हमें फंड्स की जरूरत है, तो कंटिजेंसी फंड होता है आरबीआई के पास इमरजेंसी फंड। पिछले साल उसमें 3 करोड़ 51 लाख 205 जो है करोड़ रुपए थे, लेकिन अब की हम बात करें तो 4 करोड़ 28 लाख 621 करोड़ रुपीस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इतना पैसा इस समय कंटीजेंसी रिजर्व के तौर पर है। तो रिजर्व आप देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ा हुआ आपको जो है परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अमाउंट में। इसके अलावा एसेट डेवलपमेंट फंड, आरबीआई जो है एसेट को डेवलप करने के लिए भी फंडिंग जो है यूज करता है, वो भी पैसा ये खर्च करता है। तो एसेट डेवलपमेंट फंड अगर हम देखें तो लगभग 22,974 करोड़ रुपए का, पिछले साल भी यही था 22-23 में, और 23-24 में भी उतना आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की अभी हम बात करेंगे जब शेड्यूल 3 में अभी हम देखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर बेसिकली गोल्ड और जो फॉरेन करेंसी का जो रीवैल्यूएशन होता है हर साल, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसमें 11 करोड़ 30 लाख 963 करोड़ रुपए जो है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा है लायबिलिटी के तौर पर। इसके अलावा कुछ अदर लायबिलिटीज हैं, 2 करोड़ 60 लाख है ना, 2,60,520 करोड़ की, है ना।
इसके अलावा लाइबिलिटीज, कुछ इशू डिपार्टमेंट्स की लाइबिलिटीज है ना, जो डिपार्टमेंट्स जो है करेंसी वगैरह इशू करने के लिए अदर तरीके से काम करते हैं, उनकी भी कुछ लाइबिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। इशूड लाइबिलिटी जो है डिपार्टमेंट्स की क्या है, जैसे नोट इशूड, तो आरबीआई नोट जारी करता है, तो नोट भी एक तरीके से इनके लिए इनडायरेक्टली लाइबिलिटी की तरह होता है। तो ये आपको सारे के सारे अमाउंट में सबसे ज्यादा लाइबिलिटी आपको नोट की देखने को मिलेगी, नोट इशू जो करता है आरबीआई। इसकी अगर बात करें तो लगभग 34 करोड़ 78 लाख 39 करोड़ रुपीस का जो है ये इसके पास जो है नोटों की लाइबिलिटी है। ये वो डिपार्टमेंट है जो यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नहीं, वो जो आप जो करंट जो कंटिजेंसी अकाउंट फंड पढ़ते हैं वो वाला पैसा नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। ये आरबीआई अपना पैसा बता रहा है, वो गवर्नमेंट वाला नहीं। गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ रुपए का जो हमने अलग से जो है आपको जो है फंड जो देखने को मिलता है वो अलग फंड है ना। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो जो गवर्नमेंट वाला इमरजेंसी फंड है वो अलग है। ये आरबीआई का अपना खुद के फंड्स की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आरबीआई के ही पॉइंट्स हैं बेसिकली। नोट इशूड की अगर बात करें, नोट इशू जो है यहाँ पर 34 करोड़ 78 लाख 39 करोड़ रुपीस का जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आरबीआई की टोटल लायबिलिटी आप देनदारी देखेंगे तो लगभग यहां पर आपको देखेंगे तो 70, अगर हम बात करें 70 करोड़ 47 लाख 703 करोड़ रुपीस की लायबिलिटीज यहां पर आपको मेंशन होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये लायबिलिटी हमने पढ़ ली, अब लायबिलिटी की थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 में मैं ले चलता हूं कि आखिरकार अदर रिजर्व फंड्स क्या होते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं आरबीआई के पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, अदर लायबिलिटी क्या है, और नोट इशूड जो है, नोट इशूड में क्या क्या चीजें आती हैं। इतनी बात देखिए समझ में आ रही कि नहीं। अब धीरे धीरे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। बिकॉज आप पहली बार जो है फर्स्ट टाइम आप आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट स्टिल एक बार आप समझ लेंगे अच्छे से तो द थिंग्स विल बी वेरी इजी। और ये सारे नंबर रटने नहीं है, ये नंबर रटने नहीं है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आई विल कवर दैट, है ना। बट आपको कंसेप्ट पहले समझना है कौन कौन सी चीजें हैं। अरे नहीं भाई, बैलेंस शीट याद नहीं रखनी, बैलेंस शीट याद नहीं रखनी, जो फिगर जो नंबर याद रखना होगा आई विल फ्रेम इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। परसेंटेज कहां याद रखना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट आप ये देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि भाई लायबिलिटी क्या होती है, और लायबिलिटी में लगभग अगर हम बात करें टोटल अमाउंट अगर हम रफली याद रखना चाहें तो 70 जो है करोड़ 47 लाख 703 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं शेड्यूल की तरफ, है ना। यहां पर मैं शेड्यूल आपको दिखाता हूं, ये देखिए, है ना। ऐसे आरबीआई के शेड्यूल्स देखने को मिलता है। शेड्यूल फ्रॉम पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स, जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के शेड्यूल थे उनकी लायबिलिटीज हमें जो है देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, तो यहां पर हमारे पास शेड्यूल 1, 2, 3, 4 आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारी लायबिलिटीज है, जैसे अदर रिजर्व्स, है ना। अदर रिजर्व्स की अगर बात करें तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ नेशनल जो है क्रेडिट कॉर्पोरेशन फंड्स वगैरह हो गए, या नेशनल हाउसिंग जो है लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह हो गए, ये 206 करोड़ के 206-7 करोड़ के आसपास। मेन आपको देखना है डिपॉजिट्स, कि भाई आरबीआई के पास पैसा कौन कौन सा आता है जो उसके लिए लायबिलिटी की तरह है। तो डिपॉजिट्स की अगर बात करें, एक तो पैसा आरबीआई के पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है और स्टेट गवर्नमेंट का। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ आरबीआई के पास डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इस पैसे की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 5,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट और स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 42 करोड़ डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको टोटल 5,042 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स सरकार के, ठीक। इसके अलावा बैंकों का भी पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है। बैंकों का भी पैसा आरबीआई के पास आपको जमा होते हुए आप देखने को मिलेंगे, जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का पैसा है, कोऑपरेटिव बैंक्स का पैसा है ना, अदर बैंक्स का पैसा, प्राइवेट बैंक्स वगैरह भी पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बैंकों के भी पैसे, जमा पैसे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, जिसमें प्राइवेट बैंक्स वगैरह भी आपके एड ऑन हो जाते हैं, अदर बैंक्स में हम आरआरबीस वगैरह को भी आप एड ऑन कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखें तो लगभग 10 करोड़ 25 लाख 448 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा है। अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग दौड़ाइए, आरबीआई के पास बैंक पैसे कैसे जमा करते हैं। एक तो आपको याद हो, आपने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट, पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट में, या फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट अब इसको हम कह देते हैं। रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई के पास पैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा आपने पढ़ा था एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में आरबीआई के पास बैंक पैसे जमा कर सकते हैं। आपने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर में क्या होता है, बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ % पैसा आरबीआई के पास रिजर्व में मेंटेन करना पड़ता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सारा हमारा जो है फंडिंग्स यहां पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हमें देखने को मिलेगा।
सब स्टेट्स का टोटल वैल्यू ये है, हाँ 42 करोड़ रुपए। ये इतना छोटा अमाउंट आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाती है, अदर जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो आरबीआई के पास पैसा लगाने जमा करने से बजाय वो अदर जगह सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो यहां पर वो पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में, नॉट सिक्योरिटी का पैसा। ठीक, अगला देखते हैं। इसके अलावा आरबीआई कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया से भी पैसे बोरो करता है। जैसे रेपो रेट में अगर आरबीआई ने कुछ फॉरेन बोरोइंग्स कर रखी है ना, आरबीआई ने रेपो रेट पर बाहर से कुछ पैसा उधार में उठा रखा है, तो वो अगर आप देखें तो वो 1,61,402 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10,25,448 करोड़ रुपए है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1,63,548 करोड़ रुपीस है ना, या लास्ट में 0.81 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं करोड़ बोल रहा हूँ तो ये 1 लाख में है ना, दीज आर फिगर्स इन द लाख है ना। हाँ, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट जो ऑपरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसमें आप शॉर्ट टर्म में ही फंडिंग रिवर्स कर देते हैं। वीआरआर ऑपरेशन हो जाएगा, यस एब्सोल्युटली, बट दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। ठीक, अगला देखते हैं। इसके अलावा रिवर्स रेपो मार्जिन फॉरेन है ना, रिवर्स रेपो में अगर आरबीआई ने कुछ पैसा जो है जमा कर रखा है ना, तो वहां पर कुछ मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पर रखना पड़ता है जो वहां आप दे सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत पैसा, तो यहाँ पर 1,63,548 करोड़ जो है रुपीस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर आपको देखने को मिल जाएंगे जो पैसा आरबीआई के लिए लायबिलिटी की तरह होता है। जैसे अगर हम मोटी मोटी बात करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई एम्प्लॉइज एंड पीएफ फंड है ना, आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनका पीएफ फंड वगैरह अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। इसके अलावा आपको याद हो डेफ फंड है ना, आपको याद हो डेफ फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, आपको याद है डेफ फंड, याद आ रहा है डेफ फंड, मैंने आपको पढ़ाया था। आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में डेफ फंड में पैसा कहां से आता है, बताइए। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में लगभग 78,212 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, बताइए फटाफट डेफ फंड में पैसा कहां से आता। करंट अफेयर्स में आपने को मैंने पढ़ाया था, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में है ना, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में पैसा कहां से आता है, है ना, बताइए। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में पैसा कहां से आता है। मैंने आपको एक उद्गम पोर्टल पढ़ाया था यार, चलो अब हिंट दे रहा हूं। उद्गम पोर्टल पढ़ाया था आरबीआई का। उद्गम पोर्टल में मैंने आपको बताया था जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये उद्गम का पूरा नाम था, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। उद्गम पोर्टल में बैंक्स का जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होता है, बैंकों में जो कस्टमर्स का पैसा पड़ा हुआ है, जिसको बैंक्स जो है नहीं यूज कर रहे हैं, है ना, और 10 साल तक उस बैंक को, जो कस्टमर है जिसका पैसा जमा है वो 10 साल तक उसको नहीं यूज करा है, तो उस पैसे को यहाँ पर बैंकों को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, बैंकों को ट्रांसफर करना पड़ता है डेफ फंड में, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। और ये पैसा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, डिपॉजिटर्स के एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए इस पैसे का यूज किया था, डेफ फंड। और ये फंड जो है, इसमें ये पैसा जो है ये आरबीआई के लिए एज अ लायबिलिटी की तरह होता है, क्योंकि ये पैसा बाद में उसको यूज करने के लिए देना रहता है। तो डेफ फंड में लगभग 78,212 करोड़ रुपए। ठीक है, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कौन कौन सा पैसा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उद्गम पोर्टल पे हम अनक्लेम डिपॉजिट जो है अपना क्लेम करके क्या कर सकते हैं भाई, पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक है ना, फॉरेन सेंट्रल बैंक का कुछ बैलेंस पैसा हमारे पास है तो वो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, कुछ अदर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड का पैसा पड़ा या कुछ अदर पैसा है, तो वो भी हम सब यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। तो लगभग अगर आप देखें तो 17,19,838 करोड़ रुपीज। ध्यान रखिएगा सारे फिगर लाख में है, ओवरऑल सारा फिगर करोड़ में है, लेकिन ये मैं करोड़ में अगर बोल रहा था ध्यान रखिएगा लाख में ये फिगर है, तो 17,19,838 करोड़ रुपीस है ना, तो ये सारे फिगर्स करोड़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो है सारा फंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने शेड्यूल 1 देखी, शेड्यूल 2 देखी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। चलिए अगला हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाते चलता हूं ताकि आपके माइंड में क्लिक करता रहे कहां कहां पहुंचे हम। आपको मैंने डिपॉजिट्स जो है दिखाए, अदर रिजर्व्स जो है दिखाए, डिपॉजिट्स दिखाए। अब हम चल रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए शेड्यूल 3 में मैं आपको ले चला हूं, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊंगा और अदर लायबिलिटीज शेड्यूल 4 में दिखाऊंगा। तब हम चलते हैं शेड्यूल 3 में है ना।
आरबीआई की बैलेंस शीट में हम शेड्यूल 3 में चलते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट देखने को मिलते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होते हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज होती रहती है और इसीलिए इन अकाउंट को बार बार रीवैल्यूएट करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्रॉस रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे करेंसी गोल्ड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, करेंसी जो हमारे पास फॉरेन करेंसी की जो वैल्यूज हैं उसकी, और साथ ही साथ हमारे पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू को रीवैल्यूएट किया जाता है, उसकी वैल्यू फिर से रीवैल्यूएट की जाती है। सीधी सी बात है, आज मान लेते हैं मेरे पास आधा किलो सोना रखा हुआ है, कहने की बात है बस, आधा किलो सोना रखा हुआ और उसकी 10 ग्राम मान लेते हैं सोना रखा, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 70,000 रुपए या 80,000 रुपए। ठीक, 6 महीने बाद मैंने अपने अकाउंट को रिवैल्यूएट किया तो पता चला उसी 10 ग्राम सोने की वैल्यू हो सकता है 1 लाख रुपए हो गई। तो अब मैं उसको अपडेट कर दूंगा, उसको मैं 70,000 की बजाय हटा के कितना कर दूंगा, 1 करोड़ कर दूंगा। तो इसको रीवैल्यूएशन ऑफ द अकाउंट्स कहते हैं। तो यहां पर देखें करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें जो उसका रीवैल्यूएशन किया गया तो उसमें 11,24,733 करोड़ था, अब ये 11,30,793 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन रिवैल्यूएशन, फॉरेन सिक्योरिटी अकाउंट का अपग्रेडेशन करें, रुपी सिक्योरिटी का रिवैल्यूएशन करें तो उसमें यहां पर कोई लायबिलिटी फिलहाल नहीं है, ये 0-0 है। फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट, ये बेसिकली देखिए क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट मार्केट क्या होता है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू क्या होती है वो समझिएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट सिंपली, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक नेक्स्ट पेज पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू क्या होती है इसको आप समझ लीजिए, सो दैट थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए देखिएगा एक सिंपली क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक फार्मर है, ये एक किसान है, ठीक है, और ये कोई कंपनी है ना, ये मान लेते हैं लेस की कंपनी है, लेस की कंपनी चिप्स वगैरह बनाती है। ठीक, ये किसान क्या करता है, आलू उगाता है ना, ये आलू का प्रोडक्शन करता है, इसने ये आलू है उगा रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, इस किसान ने सोचा कि यार आलू मैं उगा रहा हूं और इस बार हो सकता है आलू का प्रोडक्शन अच्छा ना रहे, आलू मार्केट में महंगा ना बिके, तो अभी मान लेते हैं आलू का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आलू का मान लेते हैं अभी करंट प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है आलू का 100 रुपए चल रहा है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हो सकता है यार आने वाले समय में आलू का जो प्राइस है वो गिर के हो सकता है जो है इन फ्यूचर, मतलब मान लेते 6 महीने बाद, इसको लग रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स है ना, कि 6 महीने बाद यार आलू का जो प्राइस है वो 100 रुपए से गिरकर लगता है यार 60 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 60 रुपए आ जाएगा, ऐसा लगता है इस किसान को। ठीक, कि अभी आलू का प्राइस 100 रुपए चल रहा, आलू का भाव 100 रुपए चल रहा, इसको लग रहा है यार आलू हो सकता है 6 महीने बाद जब उत्पादन हो, क्योंकि सभी लोग आलू लगा रहे हैं तो हो सकता है आलू की सप्लाई ज्यादा हो, प्राइस गिर जाए तो 60 रुपए में आलू बिके। अच्छा, लेस की कंपनी क्या दिमाग लगा रही, लेस की कंपनी यार सोच रही है यार अभी आलू 100 रुपए का चल रहा है, लेकिन लेस की कंपनी सोच रही है यार आफ्टर 6 मंथ्स, इसको लग रहा है आफ्टर 6 मंथ्स जो है लग रहा है कि आलू का प्राइस यार कम से कम जो है 150 रुपए मान लेते चला जाएगा। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है कि आलू का प्राइस लग रहा है 150 रुपए चल रहा है। ठीक है, हाँ ये ऑर्गेनिक वाला आलू है, आलू का प्राइस लग रहा है 150 रुपए चल जाएगा। तो इस चीज को लेकर इसके लिए भी रिस्क है, इसके लिए भी रिस्क है, दोनों लोगों के लिए रिस्क है, दोनों के दिमाग में रिस्क चल रहा है। तो अपने रिस्क को खत्म करने के लिए ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या साइन करते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। लेस वाले कंपनी वाला कहता है कि देख भाई मैं तुमसे आलू जो है एक काम करता हूं 120 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। किसान क्या कहता है, ये लेस की कंपनी क्या कहती है, ये कंपनी ये कह रही है, कंपनी कह रही है कि एक एग्रीमेंट किसान के साथ मैं करना चाहता हूं, जिसमें कंपनी कह रही है कि मैं तुमसे जो है आलू 6 महीने बाद जब आलू बनके तैयार हो जाएगा तो मैं तुमसे 120 रुपए में खरीद लूंगा। किसान के दिमाग में, किसान खुश, किसान सोच रहा है कि यार हाँ सही बात है, हम तो सोच रहे हैं कि 60 रुपए का बिकेगा 6 महीने बाद, अगला 120 रुपए देने के लिए तैयार है, तो किसान अपनी तरफ खुश, इधर कंपनी अपनी तरफ खुश। कंपनी सोच रही 6 महीने बाद जब आलू जो है 150 रुपए भाव चला जाएगा, मैं तो 120 रुपए दे रहा हूं, 30 रुपए के तब भी मैं मुनाफा कमाऊंगा। इन दोनों लोगों को इस बात को लेकर एग्रीमेंट हो गया। अब इस पन्ने की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, इसकी जो अंडरलाइंग एसेट है इसका जो भाव है वो किस हिसाब से तय हो रहा है, इस आलू के प्राइस से। तो यहां पर आलू को हम लोग कह देते हैं अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट है ना, ये क्या है, इसकी अंडरलाइंग एसेट है। और ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि भाई 6 महीने बाद जो है आलू जो है अपना इतने में बिकेगा।
अब आपको ध्यान है कि जब कभी भी आप देखिए, जब कभी भी आप बेटिंग करते हैं, है ना, अपने दोस्त के साथ आप शर्त लगा रहे हैं, दोनों लोग अगर कहें, मान लेते हैं कि इंडिया जीतेगी, तब तो कोई शर्त नहीं लगती। शर्त तब लगती जब एक कहे इंडिया जीतेगी और दूसरा कहे इंडिया हारेगा, तब शर्त लग सकती है। अगर इन दोनों लोगों को लगता कि आलू का भाव बढ़ेगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन चूंकि एक को लग रहा बढ़ेगा, एक को लग रहा घटेगा, तभी ये एग्रीमेंट। तो दो अपोजिट जब आपके रिएक्शंस हो, जब आपके दो अपोजिट सेंटिमेंट्स हो, तभी ये एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है और इस पर चलता है मार्केट। तो मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होती है, उस पर मैं नहीं जा रहा, बट आप सिंपली अभी ये समझिए, ये जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू जो है वो समय समय पर चेंज होती रहती है। मतलब 6 महीने बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो उसकी जो वैल्यू है, चाहे इसको फायदा हो गया चाहे इसको फायदा हो गया, डिपेंड करता है 6 महीने बाद आलू कितने का बिका। तो एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। ऐसे शेयर बाजार में होता है। मेरे को लगता है कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, आपको लगता है कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, है ना। तो मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, तो मैं इसको, हो सकता है मेरे को लगता है कि यार ये कंपनी, आपको लगता है कंपनी का शेयर नीचे जाएगा तो आप उसको बेच देते हो। मेरे को लगता है ऊपर जाएगा तो मैं खरीद लेता हूं। तो ऐसे ही लगता है। अगर सबको लगने लगे कि शेयर ऊपर जाएगा या सबको लगने लगे शेयर नीचे जाएगा, तो उसमें फिर ट्रेड का होगा, तो कोई बेचने वाला नहीं रहेगा, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। तो यहां पर एक सेंटिमेंट जो है वो काम करता है, आपको देखने को मिलता है। चलिए अब कम बैक करते हैं यहां पर। तो फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट है, ये इन्हीं का वैल्यूएशन करता है ना। जो फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सेंट्रल बैंक के, उनके बीच में एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनका ये जो है डिटेलिंग मेंटेन करते हुए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट, है ना। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मैंने शायद इस पर नोट ऐड किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये दिस वन। तो FCVA मेजर द मार्क्ड मार्केट पीरियोडिक गेन्स एंड लॉसेस फॉर द RBI फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो RBI जो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पैसा निवेश करता है, उनके जो प्रॉफिट है या लॉस है, उनका वैल्यूएशन करता है। तो RBI ऐसे समय समय पर बहुत सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करता रहता है। ठीक है, तो उसमें उसको फायदा भी हो सकता है, उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। तो उसकी जो एंट्री होती है, उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो इस FCVA अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट। हो सकता है एग्जाम में केवल फुल फॉर्म पूछ ले, तब भी आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट। ये RBI की बैलेंस शीट में है। चूंकि हो सकता है एग्जामिनर को क्वेश्चन पिक करना हो तो आपसे सीधे यही पूछ ले कि भाई ये अकाउंट होता क्या है, आप यही बता दो बस। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। बाकी डिपेंड ऑन द पेपर लेवल की आप जो है बैंक PO क्लर्क की अगर बात करिए, या इवन आप अगर आप रेगुलेटरी की भी तैयारी करें, सो दिस वन विल बी द सफिशिएंट वन। ठीक, तो ये हमारे पास हमें देखने को मिला फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में देखिए, जब आप RBI के एनुअल रिपोर्ट के अगर जो भी सेशंस होते हैं हमारे आने वाले टाइम में, अगर वो आप कवर अप कर लेते हैं, तो RBI के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी और बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेंगी कि हाँ सर, RBI में चाहिए ऐसा भी होता है, ऐसे भी अकाउंट होता है, हमने तो सर कभी नाम ही नहीं सुने थे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा ये तो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है, उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन का काम करते हैं, कि वैल्यूएट करते हैं कि कितनी वैल्यू है। तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है करेंसी गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसकी वैल्यू 11,30,793 करोड़ रुपीस। और ये फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारी जो देनदारी बनी, वो लगभग 170 करोड़ की बस। ठीक है, 170 करोड़ की टोटल अगर हम देखें, तो टोटल जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आ रही है 11,30,963 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ओके। इसके अलावा RBI को कुछ पैसा अपने पास साइड में भी रखना पड़ता है। अगर आपको लोन की प्रोविजनिंग समझ में आती है तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। लोन की प्रोविजनिंग समझ में आती, प्रोविजन अगर आपको समझ में आता है तो भाई आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं। प्रोविजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। प्रोविजन में क्या होता है, हमें कुछ पैसा, जैसे मान लेते हैं बैंक ने 100 रुपए लोन में दिए, तो RBI कहता है कुछ पैसा यार तुम इसके नाम पर साइड में रखो, क्योंकि अगर पूरा पैसा डूब गया तो तुम कम से कम इतना पैसा रहे कि तुम अपना बैंक चला सको। तो जैसे मान लेते मैं बैंक हूं, मैंने 100 रुपए लोन में दिए, तो इस लोन के नाम पर मान लेते मैंने 10 रुपए की प्रोविजनिंग, मान लेते 10% की प्रोविजनिंग है, तो मैंने 10 रुपए अपने पास साइड में रख लिए, इस उम्मीद से कि अगर ये पूरा पैसा लोन का डूब जाता है तो मेरे पास ऐसे जितने लोन हैं सबके लिए 10-10 रुपए मैंने रखे हुए, तो मेरी ब्रांच का फंक्शन, मेरा ऑपरेशनल एक्टिविटी चलता रहेगा। पैसा पूरा वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम इसको हटा देंगे, फिर तो अपना पैसा यूज कर लेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर जो हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी हम क्या करते हैं, प्रोविजनिंग भी करते हैं, है ना। प्रोविजनिंग के लिए कुछ पैसा हम साइड में रख सकते हैं। हालांकि यहां पर हमें कुछ नहीं रखना पड़ रहा, बट इसकी प्रोविजनिंग का भी ऑप्शन है, ये भी लायबिलिटी बनेगी। प्रोविजन ऑफ पेबल्स, है ना, आरबीआई को कुछ पेबल्स वगैरह, कुछ पेमेंट्स वगैरह, पेमेंट्स के लिए जो है वो करने रहते हैं, तो उसके लिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेट्यूटी एंड सुपरनेशन फंड। ये ग्रेट्यूटी क्या होता है, जैसे आप काफी लंबे समय तक अगर आप कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी ऐसा आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ रिटायरमेंट फंड्स, है ना, जब लोग रिटायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको रिटायरमेंट के टाइम एक आपको बेहतरीन तरीके का आपको फंड देखने को मिलता है, जिसको हम रिटायरमेंट फंड्स कहते हैं। तो रिटायरमेंट फंड्स वगैरह देना है, कुछ ग्रेट्यूटी फंड देना है अपने एम्प्लॉइज वगैरह को, तो उनके लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपए यहाँ साइड कर रखे हैं आरबीआई ने। इसके अलावा सरप्लस पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यही है आपका डिविडेंड। देखिए इसकी आपको बैलेंस शीट में देखने को मिला एसेट साइड में, सरप्लस पेबल टू द डिविडेंड, इस पर हमने बात किया था। सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए, यही तो डिविडेंड भाई सरकार को आरबीआई ने ट्रांसफर किए हैं। इससे पिछले साल आरबीआई को सरकार ने आरबीआई को 87,416 करोड़ रुपीस केवल ट्रांसफर किए थे, लेकिन इस साल डिविडेंड ट्रांसफर किया 2,10,873 या 874 करोड़ रुपए, ये डिविडेंड के तौर पर पैसा ट्रांसफर किया गया, और ये इसकी लायबिलिटी के अंदर है, क्योंकि ये जो पैसा है उसने सरकार को दिया। क्लियर है, आ रहा समझ में? वट एवर द इंडिकेटर्स दैट आरबीआई इज हैविंग, वो सारे इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर देखिए, फिर मैं बता तो सारा रहा हूं, लेकिन सारा आपको रटना नहीं है कि आप बैठ जाए, आप सबको फुल फॉर्म रटने लगे, सब पैसा रटने लगे, नहीं। आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, कौन सी चीज होती क्या है, ठीक है, वो आपको अमाउंट से ध्यान होना चाहिए। फिर हम जब एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे तो समय आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमें क्लियर है। इसके अलावा कुछ आरबीआई को बिल्स वगैरह पेमेंट करने रहते हैं, तो उसके लिए कुछ खर्चा, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं, स्टेशनरी ये सब, तो इतना करोड़ रुपए। इसके अलावा हमने लास्ट शेड्यूल नंबर 5 देखा था, नोट इशूड, है ना। नोट जो हम इशू करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए, नोट इशूड के लिए 5वां नंबर, नोट इशूड के लिए कुछ पैसा, नोट इशूड के लिए। तो नोट इशू की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक तो नोट हेल्ड एट द बैंकिंग डिपार्टमेंट, नोट जो बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास पैसा नोट के फॉर्म में रहता है, उसके लिए कुछ लायबिलिटी। नोट्स इन सर्कुलेशन, जब जो नोट सर्कुलेशन में होता है, उसके बिहाफ पर आरबीआई के पास कुछ पैसा आरबीआई को मेंटेन करके चलना पड़ता है, दैट इज 34,77,795 करोड़ रुपीस, एंड दिस इज द बिगेस्ट अमाउंट जो आरबीआई को अपने पास जो है एज अ लायबिलिटी के तौर पर रखना पड़ता है, क्योंकि जो मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो आरबीआई के लिए एज अ लायबिलिटी की तरह काम करेगा। इसके अलावा यहां 2 कीवर्ड और देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको देखने को मिला है CBDCW और CBDCR। फटाफट फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में छाप दो, ये भाई क्या है, ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग बता दो फटाफट क्या है, तुम लोग जरूर बताओगे, आई ट्रस्ट ऑन यू गाइस, बता दो ये फटाफट क्या है, फुल फॉर्म फटाफट। ये CBDC नोट इशू करने की बात आ रही, तो यहां सर CBDCW CBDCR क्या आ गया, क्विकली, वेरी फास्ट। CBDCR CBDCW क्या है, ये यहां कौन सी नई चीज आ गई, और लगातार इस पर डिस्कशन होता रहा है, क्विकली बताइए कमेंट सेक्शन में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यहां पर आरबीआई की डिजिटल करेंसी, बहुत अच्छा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल लेवल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल लेवल की, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल लेवल पर, है ना। आरबीआई डिजिटल करेंसी के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए भी कुछ पैसा साइड में रख रहा है, उसके लिए भी कुछ पैसा साइड में रख के वो यूज कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल लेवल के लिए पिछली बार लगभग 10 करोड़ रुपए इसके ट्रायल्स में जो है यूज किए गए, अभी केवल 0.08 जो है ट्रायल के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल लेवल की अगर आप देखें, तो रिटेल लेवल पर आरबीआई बहुत एग्रेसिवली इसको यूज करा। पिछले साल केवल 5 करोड़ रुपए के राउंड खर्चा था इसका, और इस बार अगर लायबिलिटी देखें तो 234 करोड़ की आपको देखने को मिली, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड विद इन दिस पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल लेवल पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करेंसी एस्पेक्ट पर ये नोट इशूड एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो है अमाउंट जो है नोट इशूड के 34,078 करोड़ रुपीस है। सेशन अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। बताइए क्लियर इतना, फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन।
ठीक है, तो यहां हमें देखने को मिला कि कितना पैसा आपको रिजर्व फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू अस। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास नोट इशूड हो गया। ठीक है, नोट इशूड हमने देख लिए, तो मतलब हमने लायबिलिटी साइड जो है अपनी पूरी कर ली। आरबीआई की जो लायबिलिटी है वो हमने पूरी कर ली। ये जब सारे अमाउंट्स को आप जोड़ देंगे तो आपको 70,47,703 करोड़ रुपए बनेंगे। तो 70,47,703 करोड़ रुपीस इज द टोटल बेसिकली लायबिलिटी फॉर द आरबीआई, है ना, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी की साइड में। चलिए, तो लायबिलिटी हमने समझ ली। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एसेट साइज पर, है ना। एसेट साइज पर हम लोग एंटर करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं भाई किसकी साइड पे, हम एसेट साइड पर आते हैं। एसेट मतलब जो बैंक से रिलेटेड है, आरबीआई का खुद का पैसा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। एसेट साइज में अगर हम बात करें तो एसेट ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट, यहां पर दो तरीके के हमारे पास एसेट्स होंगे। एक तो बैंकिंग डिपार्टमेंट्स के पास, बैंकिंग डिपार्टमेंट्स मतलब आरबीआई या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास आरबीआई जो बैंकिंग डिपार्टमेंट का कुछ पैसा वगैरह या फिर फंड्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह आरबीआई ने अलग अलग जगह रख रखे हैं, वो सारे पैसे आएंगे। एक तो बैंकिंग डिपार्टमेंट का है। एक है इशू डिपार्टमेंट का। इशू डिपार्टमेंट मतलब जो हमारे आरबीआई की जो है, जो हम करेंसी वगैरह इशू करते हैं, उसके बैक में, उसके बैकएंड में हमें कुछ पैसा अपने साइड में रखना पड़ता है, सो दैट हम उस पैसे का यूज कर सके। चाहे हम कॉइन इशू करते हैं, चाहे वो गोल्ड हमें जो है देखने को मिलता है, या इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक जो है हम देखने को मिलता है इशू डिपार्टमेंट। तो ये इशू डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ पैसा एसेट के फॉर्म में, और ये कुछ हमारा पैसा बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास। ठीक, तो एसेट ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें, जो ओवरऑल यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें नोट, रुपी, कॉइन और स्मॉल कॉइन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 10 करोड़ के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गोल्ड विद द बैंकिंग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो गोल्ड आपको अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो 2,74,714 करोड़ का गोल्ड का आपको एसेट आपको देखने को मिल जाएगा आरबीआई के पास विद द बैंकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फॉरेन बेसिकली बैंकिंग डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है आरबीआई का आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 14,89,081 करोड़ रुपीस जो हमने पैसा कहीं रखा हुआ है, वो हमारा एसेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर अगर आप एक थोड़ा सा फिगर देखें तो ये लगभग पहले जो है 10,08,000 करोड़ के अराउंड था, और ये बढ़ के 14 लाख जो है 89,000 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये एक बड़ा जंप यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट जो है इनकम काफी मिली है। इनकम में मैंने आपको दिखाया था, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट हमें इनकम काफी मिली है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक बैंकिंग डिपार्टमेंट, आरबीआई ने जो डोमेस्टिक लेवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखे हैं, जिसमें सिक्योरिटीज वगैरह हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग्स वगैरह हैं, उन सब की अगर बात करें तो उसके पास जो ये जो एसेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज 13,63,368 करोड़ रुपीस। तो हमारे यहाँ बॉन्ड डील उतनी ज्यादा नहीं थी, आपको पता है बॉन्ड डील रिटर्न हमारे यहाँ ज्यादा नहीं था, इसीलिए हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स बाहर भी पैसा निकाल के ले जा रहे थे। तो ये इतना अमाउंट है। बिल परचेज एज द डिस्काउंटेड, तो आरबीआई ने कोई सिक्योरिटीज वगैरह परचेज नहीं की, डिस्काउंटेड प्राइस पर कोई बिल वगैरह नहीं है, तो फिलहाल यहाँ वैल्यू 0 है। लोन एंड एडवांसेस, आरबीआई ने कुछ पैसा लोन या एडवांस के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसा वगैरह उधार में दे रखा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो वहां पर 3,75,593 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, सब्सिडरीज में जो अपने पैसा लगा रखा, आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं, है ना, तो सब्सिडरीज कंपनीज में जो है जो इन्होंने पैसा लगा रखा है, वो ये पैसा सब्सिडरी में डाला है। टेंशन मत लीजिए, इन सभी के शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको लायबिलिटी पढ़ाई, लायबिलिटी में शेड्यूल्स थे, पहले ये बता दिया, फिर शेड्यूल्स पर मैंने आपको डिटेलिंग की। वैसे अभी हम केवल इनके अभी नाम देख रहे हैं, फिर हम इनकी शेड्यूल की डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, शेड्यूल पर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो बिल परचेजेस हमने देखिए, लोन एंड एडवांसेस में 3,75,593 करोड़ रुपीस, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में पैसा देख लिया, और अदर एसेट्स कुछ आरबीआई के पास है लगभग 64,000 करोड़ रुपए की। ठीक, इसके अलावा बात करें इशू डिपार्टमेंट, जो नोट्स वगैरह जो इशू करते हुए जो डिपार्टमेंट्स वगैरह के पास जो फंडिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, उसमें गोल्ड इशू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 1,64,604 करोड़ रुपीस, रुपी क्वाइन में बात हो गई। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स में अगर हम बात करें तो लगभग 13,12,976 करोड़ रुपीस, और फॉरेन डोमेस्टिक और एक्सचेंज पेपर्स की वैल्यू 0 है। तो ये सब कुछ अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 70,70,47,703 करोड़ रुपीस, दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज, मतलब बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई।
आप में से बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स कॉमर्स के होंगे तो आपको बैलेंस शीट मैच होने की खुशी जो है वो पता होगी कि एग्जाम्स में बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप कॉमर्स के हैं और पता चला सब कुछ कर लिया, सारी एंट्री कर ली और पता चला बाद में बैलेंस शीट नहीं मैच हुई, तो उससे बड़ा दुख जो है कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बैलेंस शीट ना मैच होने का। और बैलेंस शीट अगर मैच हो गई तो उससे ऐसी कोई खुशी की बात नहीं, क्योंकि एक भी एंट्री आपने गड़बड़ कर रखी है तो बैलेंस शीट आपकी कभी मैच होगी ही नहीं। ठीक है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, सो इस पर डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हमने देखा, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूं हाइलाइट्स के फॉर्म में। देखिए, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने एक जो है डिटेलिंग की, हमने लगभग 70 लाख समथिंग 1000 करोड़ रुपीस जो है हमने देखा, या देखिए 70 लाख करोड़ कह दे या 70 ट्रिलियन रुपीस कह दे, द थिंग इज सेम। अभी हमने पढ़ा आरबीआई's बैलेंस शीट ग्रोस एट 11% टू 70 ट्रिलियन रुपीस। अब आपके दिमाग में पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सर ये पूछा गया आपसे कि ये बताओ आरबीआई की बैलेंस शीट लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली कितने परसेंट आपको जंप देखने को मिला? तो आरबीआई की बैलेंस शीट के पिछले बैलेंस शीट के बदले 11% का जंप आपको देखने को मिला, और ये जो वैल्यू बनी ये कितनी बनी? 70 ट्रिलियन रुपीस की। यहां अगर बात करें कंटिजेंसी फंड की, अगर बात करें 4.28 ट्रिलियन रुपीस, ये आपके आरबीआई के पास कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड के तौर पर रहा। और ये सारे डेटा अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाए, यही सारे डेटा अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाए। लोगों ने डेटा कहीं और से नहीं निकाला था, न्यूज़पेपर वालों ने, ये डेटा यहीं से आया था। ये देखिए बैलेंस शीट में अभी मैंने आपको दिखाया कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। ये देखिए कंटिजेंसी फंड 4,28,621 करोड़ रुपीस, वहां पर आपको अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिला था 4 ट्रिलियन रुपीस या 4 लाख करोड़ रुपीस का आपका कंटिजेंसी फंड। मैंने आपको दिखाया लगभग 70,47,000 करोड़ की आपकी बैलेंस शीट है आरबीआई की, जो पिछले साल केवल 63 लाख समथिंग करोड़ की थी। तो यहां से यहां पर कितने परसेंट का जंप हुआ? 11% का जंप हुआ। तो बैलेंस शीट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपसे अमाउंट बता दो, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, यार बैलेंस शीट में जंप कितना हुआ पिछले बैलेंस शीट की तुलना में? 11% का जंप। कंटिजेंसी फंड पूछ लिया आपसे 4 ट्रिलियन रुपीस अप्रॉक्सीमेटली, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट्स विल आस्क। ठीक है, तो पॉइंट्स क्लियर है। चलिए शेड्यूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे। तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। और न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम लोग डेली करते हैं रात को 8 बजे, है ना। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम लोग जो है सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते रहते हैं। सब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, बट ये स्पेशल सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की, ताकि आपको डिटेल में अलग से हम सारी चीज़ें कवर अप कर सकें। ठीक है, तो अगर इस सेशन में नहीं जुड़ते तो इसको जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग जो है डिटेल में बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। 150 घंटे से ज़्यादा के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। और ये अगर आप महापैक का हिस्सा हैं तो महापैक के अंदर आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। महापैक के अंदर सभी फैकल्टीज़ के फाउंडेशन कोर्सेज, इंश्योरेंस के सारे कोर्सेज ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बैंक महापैक के अंदर कोड है Y856, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाइए और अच्छे से लग जाइए प्रिपरेशन में। ठीक, और डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है Y856 के थ्रू 77% का फ्लैट डिस्काउंट सभी महापैक के अंदर। ठीक है, तो घर बैठे बैठे आराम से अच्छे से तैयारी करिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना करते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे तो और डिस्कशन हम लोग करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।